मेरी शादी के वक्त मेरी उम्र 32 साल थी। मेरी उम्र बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए सभी लोग मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे और कह रहे थे कि दुल्हन तो बुढ़ी है, और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं दुल्हन बनकर बड़ी ही खुश थी। मैंने अपनी शादी और शादी के बाद की सभी चीज़ों के लिए ढेर सारे सपने संजो लिए थे। मैं दुल्हन के रूप में सजी हुई ससुराल पहुंच गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वहां तो खुशी का कोई माहौल ही नहीं था। उस घर को देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस घर में शादी हुई हो। सारे मेहमान विदाई के बाद ही शायद अपने अपने घर को जा चुके थे। ये सब देखकर मेरे जो एहसास थे वह बुझ गए थे। मेरी खुशी अचानक से काफूर हो गई थी। मेरी सास ने मुझे खामोशी से ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। ना तो कोई रस्में की गई थीं और ना ही किसी तरह से मेरा कोई स्वागत हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे कि ये शादी कोई जबरदस्ती की शादी हो और इसकी खुशी किसी को भी ना हो। क्योंकि जो मेरा कमरा था वह भी बिल्कुल सादा था, उसे बिल्कुल भी सजाया नहीं गया था जैसे कि किसी नई दुल्हन के आने की खुशी में सजाया जाता है। और मुझे दुल्हन के आने की किसी के भी चेहरे पर कोई खुशी दिखाई भी नहीं दे रही थी। मेरी सास ने मुझे बेड के बीच में बिठा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए अभी खाना भिजवाती हूँ। मैंने अपनी सास को मना कर दिया तो मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे देखने लगी। वह अभी तक के व्यवहार से तो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन उनकी नज़रें मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थीं, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर वह मुझसे बोली, बहू सुंदर तो तुम लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला अगला शब्द मुझे पल भर को परेशान कर गया। जब वह मुझसे बोली, भगवान तुम्हारी खूबसूरती को यूं ही बनाए रखे। उनकी बात सुनकर मैं बड़ी ही हैरान रह गई थी। उनके मुंह से ये जो अल्फाज निकले थे, मुझे न सिर्फ वह अजीब लगे थे, बल्कि उनका जो बात करने का अंदाज और लहजा था वह भी बहुत अजीब लगने लगा था। मैंने उनसे उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैंने उस वक्त उनसे कोई भी सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। फिर वह मुझसे कुछ देर इधर उधर की बातें करने लगी। उसके बाद उठी और बोली, अगर तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फिर वह मेरे कमरे से निकल कर चली गई। कहाँ मेरी शादी की पहली रात इस कमरे की खूबसूरती देखकर मेरी आंखें चकाचौंध से भर जानी चाहिए थीं, और कहाँ मैं गम में डूब गई थी। मैं वहाँ बैठी बैठी अजीब सी बेचैनी को अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरी सास के जाने के कुछ देर बाद ही मेरी नंद मेरे कमरे में आई और फिर वह मुझसे बातें करने लगी। वह उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। मैंने भी मुस्कुराकर उनसे बात करना शुरू किया। जब उसने मुझे अजीबोगरीब बात करना शुरू की तो मुझे अजीब लगने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरा मिजाज पूरी तरह से खराब होने लगा था। मुझे पल भर को यूं लगा कि जैसे अब शायद सब कुछ बदल जाएगा और ये शादी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेगी। मेरी नंद मुझसे बोली, तुमने इतना मेकअप क्यों कर रखा है? उसकी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि मेकअप तो दुल्हनों को ज़्यादा ही किया जाता है। मैंने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वह दोबारा बोली तो मुझसे कहने लगी, तुम्हारी उम्र क्या है? उसके सवाल पर मैं खामोश रही। मेरा दिल किया कि उसे पकड़कर मैं कमरे से बाहर ही निकाल दूं। फिर वह मुझे दोबारा कहने लगी, तुम्हारी उम्र 32 साल है। शादी के हिसाब से तो तुम्हारी उम्र काफ़ी बड़ी है। वैसे अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई थी? क्या तुम में कोई ऐब या बुराइयां हैं जो अब तक शादी नहीं हुई है? अपनी नंद के मुंह से ये सवाल मेरे ऊपर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। मेरा दिल तो किया कि मैं उनसे पूछूं कि तुम्हारे भाई में ऐसी कौन सी ऐब और कौन सी बुराइयां थीं जो उनकी अब तक शादी नहीं हुई, जबकि उनका भाई तो खुद मुझसे 1 साल बड़ा था। पर वही बात कि मैं नई दुल्हन थी, इस वजह से मैं कुछ भी ना पूछ सकी और बस खामोश होकर रह गई। फिर वह कहने लगी, चलिए अच्छा छोड़िए, शादियां तो नसीब से होती हैं। जब भगवान ने जिसके साथ जैसी जोड़ी बनाई होती है उसकी उसी से शादी हो जाती है। वैसे एक बात कहूँ, मेरे भाई को खूबसूरत औरतें पसंद हैं, ना कि मेकअप से भरी हुई।
और औरतें वरना बदसूरत लड़कियों को तो वह अपने मुंह तक नहीं लगाता। उनकी बात सुनकर मैंने जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू में किया और मैं खामोश रही। वह तो अपने भाई की इतनी पसंदें मुझे बता रही थीं। मेरे दिल में सवाल उठने लगे कि उसके भाई को उसकी पसंद के मुताबिक आखिर अपनी बेटी देगा ही कौन। पर मैं फिर भी खामोश रही कि आज मेरा इस घर में पहला दिन है और अगर आज ही मैंने कुछ कह दिया तो ये लोग फिर यही कहेंगे कि बहू की जुबान बहुत तेज है। मेरी ननद यहीं पर नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी कि मेरे भाई को बदसूरत लड़कियां नहीं पसंद। खैर, एक बात है कि औरत चाहे जैसी भी हो, ये तो उसके हाथ में होता है कि वह अपने पति को अपना दीवाना बना ले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा ही कर पाएंगी कि मेरा भाई भी आपका दीवाना हो जाए। इतना कहकर वह मुस्कुराकर मेरे कमरे से बाहर चली गई और मैं अपने आगे की जिंदगी का सोच सोच कर परेशान रहने लगी, क्योंकि मुझे अब अपना जीवन खराब नजर आने लगा था। फिर मैंने अपने दिमाग को बुरे विचारों से बाहर निकाला। मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लेती हूँ, इसीलिए अभी मैं अपनी कमर सीधी करने के लिए लेटी ही थी कि तभी अचानक से मेरे पति मेरे कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं चौंक कर फौरन उठ बैठी। जब मेरे पति मेरे करीब आए तो वह मुझसे एकदम से चिल्लाकर कहने लगे, ये सब क्या है? मैं उनके इस तरह से बोलने के अंदाज पर बड़ी हैरान और परेशान हो गई। वह बोले, तुमने इतना मेकअप क्यों कर रखा है? इतना मेकअप करने के बाद तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। मेकअप करके तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। जाओ, तुरंत ही अपना मुंह धोकर आओ और अपना ये मेकअप साफ करो। अगर मेकअप उतरने के बाद भी तुम इतनी ही अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं तुम्हें फौरन ही तलाक दे दूंगा। अपने पति के मुंह से ये बात सुनते ही मैं बुरी तरह से परेशान हो गई। मैं वैसे ही पहले से परेशान बैठी थी और जब मेरे पति ने मुझसे ये सारी बातें की तो अब तो मैं और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई। तभी वह फिर से बोले, अभी तक बैठी क्यों हो? जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ। अपने पति के गुस्सा करने पर मैं फौरन ही उठकर बाथरूम के अंदर चली गई। अंदर जाकर मैं आईने में खुद को हैरान परेशान खड़ी देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर मेरे पति को मेरी शक्ल पसंद ना आई तो फिर वह तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं अजीब उलझन में थी। काफ़ी देर बाथरूम में समय गुजारने के बाद मैं अपने दिल में भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने कपड़े और ज्वेलरी बदलने लगी और हाथ मुंह धोकर बाहर निकली तो देखा कि मेरे पति तो सो चुके थे। मैंने चैन की सांस ली ताकि कम से कम आज की रात तो गुजर जाए। कल तो मेरी माँ आ ही जाएंगी तो शायद वह सारा मामला संभाल लेंगी। मैं बहुत ही धीरे से बेड पर जाकर अपने पति के साथ बराबर में ही लेट गई। लेकिन अभी जैसे ही कुछ देर गुजरी थी कि तभी मेरे पति ने अचानक से मेरी चादर को पकड़कर खींच दिया और फिर तो उन्होंने मेरे साथ जो किया। मेरा नाम संध्या है। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही हैं जो कि अक्सर बीमार ही रहती हैं क्योंकि वह दिल की मरीज हैं। मैं जब छोटी थी तभी मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरे पापा एक कारोबारी इंसान थे लेकिन मम्मी एक घरेलू महिला थीं। पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी ने उनका कारोबार संभालने की कोशिश तो बहुत की लेकिन वह उसे उस तरह से ना चला सकीं जैसे पापा चलाते थे। इसीलिए पापा का जमा जमाया सारा कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया। हमारा एक बड़ा घर था जो कि 2 मंजिला था। मम्मी ने ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया और नीचे वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। हमारे घर का खर्चा आसानी से पूरा हो जाता था लेकिन मेरी मम्मी एक बात को लेकर हमेशा ही परेशान रहती थीं कि मेरा घर शायद नहीं बसेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। ये बचपन से ही लोग मुझे कहते आए थे कि मैं बदसूरत हूँ। जब मैं स्कूल जाती तो कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था। फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो बाकी के परिवार वालों ने भी हमसे धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया। पहले जो चाचा मामा और बुआ मुझे बेपनाह मोहब्बत करते थे उन्होंने इस डर से घर आना जाना और हमें बुलाना और हमसे मतलब रखना खत्म कर दिया क्योंकि उनके घर में जवान लड़के थे और कहीं मम्मी उनसे मेरा रिश्ता ना मांग लें या रिश्ता ढूंढने को ना कह दें।
मेरी इतनी बड़ी कमी पर मेरी मम्मी बहुत परेशान थी कि उनके बाद मेरा आखिर क्या होगा। अब सारी जिंदगी तो वह मुझे घर पर बिठाकर नहीं रख सकती थी। बस इसी चिंता में वह धीरे धीरे डिप्रेशन की मरीज हो गईं। हर वक्त उनके मन में मेरे रिश्ते और मेरे नसीब की बातें चलती और वह भगवान से दुआ मांगती रहती। मैं भी इधर बहुत परेशान थी। मुझे भी अब यही लगता था जैसे मेरी शादी नहीं होगी। घर पर कोई भी आता तो मम्मी से इसी बात का अफसोस करता रहता, जैसे कि मैं कोई बहुत बुरी चीज़ हूँ। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा। मैं जब 18 साल की भी नहीं हुई थी कि तभी से मम्मी ने मेरे लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी थी। रिश्ते तो उस वक्त बहुत आते थे, लेकिन जब वह लोग मुझे देखने आते तो रिजेक्ट करके चले जाते। ऐसा होते होते साल गुजरते गए और जब मैं 25 साल की थी तब मेरे लिए एक और रिश्ता आया। लेकिन रिश्ते वालों ने मुझे देखते ही मम्मी को इतनी खरी खोटी सुनाई कि उस दुख की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। और फिर धीरे धीरे मेरी उम्र यूं ही बढ़ती गई और इसके साथ साथ मेरे लिए रिश्ते आने भी बंद हो गए। घर के हालात भी धीरे धीरे तंग होते चले गए। मम्मी की दवाइयाँ और इलाज में बहुत खर्चा हो रहा था। इसीलिए मैंने फिर एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी और अब मेरे दिमाग से शादी का ख्याल भी निकल चुका था। फिर एक दिन जब मैं घर गई तो मम्मी बहुत खुश थीं। उनकी खुशी देखने के लायक थी। मेरे घर आते ही उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई। मैंने हैरानी से मम्मी को देखा और उनके खुश होने की वजह पूछी। तो फिर उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनते ही कुछ लम्हों के लिए मुझे तो अपने ही कानों पर यकीन नहीं आया। वह बोली कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और इसी महीने की आखिर में मेरी शादी है। मैंने बड़ी ही बेयकीनी से मम्मी की तरफ देखा तो वह कहने लगी, 3 महीने पहले उन्होंने मेरी तस्वीर किसी रिश्ते वाली को दी थी जो आज मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। साथ में लड़के की माँ भी आई हुई थी और दोनों ही तरफ से फिर रिश्ता पक्का हो चुका है। मैंने मम्मी से पूछा कि आपने उन्हें मेरे इस बड़े से ऐप के बारे में बता तो दिया है ना। तो मम्मी बोली, हाँ मैंने उन्हें सब बता दिया है और उन्हें इससे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। मम्मी की बात सुनते ही मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं यही सोच रही थी, न जाने कौन था जिसने मेरी हकीकत जानने के बावजूद भी मुझे पसंद कर लिया था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी में भी कोई कमी हो, वरना भला वह मुझसे शादी क्यों करता, जबकि मेरे अंदर तो इतनी बड़ी कमी थी। मम्मी ने मुझे जब उस लड़के की तस्वीर लाकर दिखाई और बोली, देखो ये है वह लड़का, तो उसकी तस्वीर को देखते ही मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वह आदमी तो बहुत ही हैंडसम था। मम्मी ने बताया कि इसकी उम्र 33 साल है। बस कुछ परिवार के मसलों की वजह से इसकी अभी तक शादी नहीं हो सकी थी। उसकी तस्वीर को देखते ही मुझे अचानक से सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था, जैसे मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हों और मेरी ज़िंदगी में एक बार फिर से बहार आने वाली हो। मैं बहुत खुश थी और इसी खुशी के मौके पर मेरे सारे रिश्तेदार भी जल्द ही मेरे घर पहुंच गए थे, क्योंकि सबने ही मेरी शादी की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। लेकिन मेरी बुआ को इस बात पर ऐतराज़ था कि शादी का सारा सामान मेरी सास अकेले ही ला रही थी। ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दूसरा आया हुआ था, यहाँ तक कि मेरी ननद भी नहीं आई थी। लेकिन मम्मी ने ये सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और मेरी शादी हो गई। मैं इस उम्र में भी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई जब मुझे देखता तो मेरी जी भर के तारीफ़ें कर रहा था। लड़के वालों की तरफ से भी कुछ मेहमान आए हुए थे और फिर छोटे से फंक्शन के बाद मेरी बहुत ही सादगी से विदाई भी कर दी गई और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में आकर मैंने जो भी ख्वाब सजाए थे वह तो पल भर में ही टूट कर चकनाचूर हो गए थे। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर मेरे हाथ में एक छोटी सी पुड़िया पकड़ाई जिसमें भभूत थी। वह देखकर मेरी सास मुझसे कहती है कि इस भभूत को रोज ही मेरे बेटे को पानी में मिलाकर ज़रूर देना। उनकी ये बात सुनते ही मैं परेशान हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या है।
तो मेरी सास एकदम से घबराई और बोली कि इसे छुपा लो, बस इतना समझ लो कि बहुत ही काम की चीज़ है और इसके बारे में कभी भी किसी को मत बताना। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर वह कुछ देर बैठकर चली गई। इसके बाद मेरी नंद आई और उसने भी मुझसे बहुत अजीबोगरीब बातें की और फिर वह भी चली गई। लेकिन मेरे पति ने जो गलत व्यवहार मेरे साथ किया था, उसके बाद तो मैं बहुत रोई थी। अगले दिन मैं सुबह अपनी मम्मी के पास आ गई। रात को जो कुछ भी हुआ वह किसी को भी बताने के लायक नहीं था कि मेरे पति ने मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया था। मैं उस वक्त बहुत ही दर्द और तकलीफ से गुजरी थी। मैं अपनी मम्मी के घर आई तो मेरी मम्मी मेरा चेहरा देखकर परेशान हो गई और बोली कि क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने और तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? मम्मी के सवाल पर मेरी आंखें भीगने लगीं। मैं चाहकर भी उन्हें ना बता सकी कि मेरे पति ने तो वह किया है जिसे मैं शर्म की वजह से किसी को भी नहीं बता सकती, और वह खुद भी इस बात को जानता है। इसीलिए उसने इस बात को मुझे किसी को भी बताने से सख्त मना किया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वह मुझे उसी वक्त तलाक दे देगा। मैंने मम्मी से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मेरी सास और ननद भी बहुत अच्छी हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी खामोश हो गईं, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हुई। इसीलिए वह मुझसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरह के सवाल करती रहीं। शाम को मेरा पति मुझे लेने आ गया और मैं उसके साथ वापस अपने ससुराल चली आई। ससुराल आने के बाद मैं क्या, कोई भी नहीं जानता था कि अब मेरी जिंदगी पर क्या गुजरने वाला है। मैं वापस से अपनी नौकरी पर जाने लगी थी, क्योंकि मेरे पति का कहना था कि घर का खर्च वह अकेले नहीं उठा सकते हैं। मेरी मम्मी ने जब मुझसे पूछा कि तुम नौकरी अभी भी क्यों कर रही हो, तो मैंने कह दिया कि दरअसल मेरा घर में दिल नहीं लगता, बस इसीलिए। मैं ये बात भी किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। मेरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। जब एक रात मेरा पति घर पर ना आया तो मेरी सास मेरे कमरे में आई। अक्सर वह खामोश और अपने कमरे में ही रहती थीं, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थीं। उन्होंने आकर मुझसे बहुत ही कड़क लहजे में पूछा कि मैंने तुम्हें जो पुड़िया दी थी वह तुम पानी में मिलाकर अपने पति को दे रही हो ना? सास के सवाल पर मैं उलझन में पड़ गई, क्योंकि वह पुड़िया तो मैं पहले ही फेंक चुकी थी। मैंने अपनी सास से उस वक्त झूठ कहा कि हाँ, मैं तो नियम से उन्हें वह पिला रही हूँ। तो मेरी सास मुझसे गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसे नहीं पिलाती हो। अब जो भी आगे होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, फिर मुझसे मत कहना। वह गुस्से से ये बात कहते हुए कमरे से निकलकर चली गईं, जबकि मैं अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। अभी तक तो मैं इतनी मुश्किलें झेलती आ रही थी, अब और ना जाने क्या होना बाकी था। मैं परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या है। मुझे अब धीरे धीरे शक हो रहा था कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन ये बात भी हैरान करने वाली थी कि मेरी सास को मुझसे पहले दिन से ही आखिर ऐसी क्या हमदर्दी हो गई। मैंने अपनी सास की बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं अपने काम से वापस जल्दी घर आ गई और जैसे ही मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो देखा कि मेरी ननद के साथ वही आंटी बैठी हुई थीं जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। मैं उन्हें भी नज़रअंदाज करके वहाँ से चुपचाप जाने लगी, लेकिन तभी मेरे कानों में अंदर की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर मैंने अपनी सांसें ही रोक लीं। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और तुरंत ही अपने कमरे में भाग गई और अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया और रोने लगी। मुझे अभी तक बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या सुन लिया, और जो सुना क्या वह सच है। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला गया था। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इस बारे में अपने पति से दो टूक बात करूंगी। लेकिन अगले दिन फिर जो हुआ उससे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि जब सुबह मेरा पति घर लौटा उसके बाद मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैं वापस अपनी माँ के घर लौट आई।
घर आकर मैं बहुत रोई। मेरी मम्मी मेरे रोने से बुरी तरह से घबरा गई और मुझे मेरे रोने की वजह पूछी, तो मैंने उन्हें रोते हुए सब कुछ बता दिया। अब मैं शुरू से आपको अपनी कहानी बताती हूँ। दरअसल जब मैं पैदा हुई थी तो मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मैं 5 साल की थी तब गरम गरम तेल मेरे चेहरे पर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा आधा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। मेरी मम्मी इस बात से सदमे में पहुंच गई थी। वह उस वक्त बहुत रोई, पर सब ने मम्मी को तसल्ली दी कि मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। मेरे पापा ने मेरा बहुत इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा चेहरा धीरे धीरे बेहतर होता गया, लेकिन मेरे चेहरे के दाईं तरफ जो बड़ा सा जले का निशान था वह बहुत बुरा लगने लगा था। इसीलिए मैं पढ़ी लिखी थी और अच्छे खानदान से थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आते थे वह जैसे ही मेरी सूरत देखते थे तो रिश्ते के लिए इनकार कर देते थे, और इस कारण ही मेरी उम्र धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। जब एक आंटी ने मेरा रिश्ता करवाया और इस रिश्ते की हकीकत मुझ पर तब खुली जब वही आंटी मेरी ननद से बात कर रही थी और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। और रिश्ते वाली ने मेरा रिश्ता इन लोगों से ये लालच देकर करवाया था कि लड़की का कोई अपना सगा भाई नहीं है और वो अच्छा खासा कमा लेती है, चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है और लड़की की माँ भी बीमार ही रहती है। माँ के गुजर जाने के बाद वह घर उसका ही होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे और उनका घर भी अपना नहीं था। और बस यही सब बातें सुनकर वह लालच में आ गए। उस रिश्ते वाली ने ये भी कहा कि वह कमा कर अपना खुद ही खा लेगी, बल्कि तुम लोगों को भी ला कर देगी, तो तुम लोगों पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। बस उसके अंदर जो एक बड़ा ऐब है उसकी वजह से वह हमेशा तुम लोगों से दबकर ही रहेगी, इसीलिए उसे हमेशा तलाक देने का डर दिखा कर रखना। इस लालच में इन लोगों ने मुझसे शादी की और फिर मेरी सास ने मुझे जो भभूत दिया था, मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि वह भभूत किस चीज़ का था। मुझे दबा कर रखने की वजह से ही पहले दिन से मेरी ननद और मेरे पति ने मुझे बदसूरत कहना शुरू कर दिया, ताकि मैं आगे से एक शब्द ना बोल पाऊँ। उस रात मेरे पति ने जो मेरे साथ किया वह शायद दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ना करता हो। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अपना मेकअप हटा कर आओ, और अगर मेरा चेहरा अच्छा ना हुआ तो वह मुझे तलाक दे देगा। ये सुनते ही मैं डर गई थी, क्योंकि मेरे चेहरे पर तो बड़ा सा दाग था। मैं अपना मेकअप साफ करने के बाद चुपचाप चादर ओढ़कर सो गई। जब मेरे पति ने मेरे चेहरे से अचानक वह चादर खींची तो मुझे देखते ही अगले ही पल वह चिल्लाया और कहने लगा कि इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे दिया। तुम तो इतनी बदसूरत हो कि मैं 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उनके ऐसा कहने पर मैं डर गई और बहुत रोने लगी। मेरे पति ने कहा कि अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो मैंने रोते हुए अपने पति के सामने हाथ जोड़े और कहा कि वह मेरे साथ ऐसा ना करें, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी बात पर मेरे पति मान ही नहीं रहे थे, पर मैंने उन्हें जैसे तैसे समझाया कि वह अगर ऐसा करेंगे तो फिर मेरी मम्मी का क्या होगा। इसके बाद वह कुछ देर खामोश रहे। फिर मेरे सामने उन्होंने ये शर्त रखी कि ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह दूसरी शादी करेंगे और मुझे खुशी खुशी उनकी दूसरी बीवी को अपनाना पड़ेगा, और फिर नौकरी करके अपना खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। मेरे पति के कहने पर मैं उनकी ये बात मान गई। ये जहर का घूंट आखिर मुझे पीना ही पड़ा। लेकिन कल मुझ पर से ये पर्दा उठा कि मेरे पति मेरे इस ऐप से पहले से ही वाकिफ थे और उन्होंने मुझसे ये शादी अपनी मर्जी से की थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं इसी दुख में थी और अपने पति से बात करने का फैसला भी मैंने कर लिया था। और जब वह अगली सुबह वापस घर आए तो अपने साथ एक लड़की को लेकर आए जिससे वह शादी कर चुके थे। ये खबर मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरी थी, क्योंकि मैंने उनकी शर्त मानी थी, तो उसके मुताबिक मैं चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त कर भी लेती अगर मेरे पति ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ना किया होता। मैंने ये सारी बातें
अपनी मम्मी को बताईं तो वह मेरी किस्मत पर अफसोस करने लगीं और फिर उन्होंने मुझे हिम्मत देकर समझाया कि मैं वापस अपने ससुराल लौट जाऊं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मम्मी बोली, तुम्हें सब्र रखना होगा, जिसका फल भगवान तुम्हें देगा। लेकिन अब तुम्हारा तलाक का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी के कहने पर मैं वापस अपने ससुराल लौट आई। मेरी सौतन और ननद ने मुझे ऐसे देखा जैसे देखते ही निगल जाएंगी। मैंने उस वक्त सब कुछ नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में चली गई। मेरा पति और उसकी दूसरी बीवी बहुत खुश थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मुझे उस घर में किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप घर का काम करती और बाहर जाकर अपनी नौकरी करती। न किसी से कुछ कहती न बात करती, बस जो जैसा कहता चुपचाप सुन लेती। फिर कुछ दिनों बाद अचानक ही मेरी ननद और सौतन की आपस में लड़ाइयाँ होने लगीं। मेरी ननद, जिसको हमेशा से अपनी चलाने की और अपना सिक्का ऊपर रखने की आदत थी, वह बहुत पछता रही थी, क्योंकि यही आदत मेरी सौतन में भी थी। अब वह भी यह चाहती थी कि इस घर में उसका सिक्का ऊपर रहे, और तो और वह मेरी ननद को उसकी शादी ना होने का और भाई के ऊपर बोझ बने रहने का ताना भी देने लगी थी। और मेरे पति भी उसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। मेरी नंद को जल्द ही इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है, इसीलिए वह मुझे रो रो कर माफ़ी भी मांगने लगी थी। धीरे धीरे इसी तरह से घर का माहौल बिगड़ने लगा और फिर मेरी शादी को भी इधर 6 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक अस्पताल में एक मरीज आया, जिसको पूरे शरीर में लकवा मार गया था और उसका शरीर बेजान हो गया था। ये देखकर मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था कि वह और कोई नहीं बल्कि मेरे पति थे। उनका इलाज धीरे धीरे शुरू हो गया था। मेरी सास और नंद बहुत दुखी थी। सौतन भी बहुत रो रही थी, पर मुझे तो दुखी होने का भी कोई हक नहीं था। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद मेरी सौतन ने अपने मायके जाकर मेरे पति को तलाक का नोटिस भेज दिया कि वह अब उसकी जिम्मेदारी और खर्च उठाने के काबिल नहीं रहा है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहेगी। वह वक्त मेरे पति पर बहुत ही मुश्किल था। इधर मैं अपने पति की दिन रात सेवा कर रही थी, क्योंकि मैं पहले से ही अस्पताल में काम कर रही थी, तो मैंने अपने पति को सारी अच्छी सुविधाएं दिलवा रखी थीं। मैं उनकी दिन रात सेवा करती रहती थी, जिसकी वजह से उनके कुछ अंग धीरे धीरे काम करने लगे थे, जिसे हर कोई चमत्कार ही बता रहा था। एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। वह मुझे रो रो कर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी कितनी सेवा की। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे अब पता चल चुका है कि सूरत से कुछ भी नहीं होता, बल्कि सीरत से ही जिंदगी अच्छी गुजरती है। तुम मेरी सच्ची जीवन साथी हो, जिसने मेरा दुख में साथ निभाया। मैंने भी अपने पति को माफ़ कर दिया था। मेरी ननद तो मुझसे पहले ही माफ़ी मांग चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जब मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो गए, तो फिर मैं उन्हें घर वापस लेकर आ गई। फिर मैंने अपनी सास से एक दिन पूछा कि आखिर वह भभूत आपने मुझे किस चीज़ की दी थी? कहीं उसी की वजह से तो मेरे पति का ये हाल तो नहीं हुआ था। मेरी इस बात पर मेरी सास धीरे से मुस्कुराईं और कहने लगी कि वह भभूत मैं एक बाबा से पढ़वा कर लाई थी, ताकि तुम्हारे पति को तुम्हारी ढेर सारी खूबियाँ दिखाई दें। मेरी सास अपने बेटे और बेटे की करतूत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थीं। वह शुरू से ही मेरा ही भला चाहती थीं। वह यही चाहती थीं कि मेरे पति सिर्फ और सिर्फ मेरे बनकर रहें, लेकिन मैं उनके इन इरादों को समझ ना सकी। खैर, अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति और ननद को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। अब मैं खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही थी और मेरे पति ने मेरी भी जिम्मेदारी उठा ली थी। दोस्तों, बाहरी सुंदरता मायने रखती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा इंसान की अंदरूनी सुंदरता मायने रखती है। जब इंसान का व्यवहार और उसका मन अच्छा होता है, तभी आप उसके साथ लंबे समय तक रह सकते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। बुरे कर्मों का फल अक्सर बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं।
सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।